बामुलाइजा होशियार भैया, देखो ऐसी बात है कि बादशाह एक्स 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 अभी पधार रहे हैं। ठीक है, तो वो जब तक पधारते हैं तब तक आप लोग का स्वागत कर लिया जाए आपके अपने प्यारे सुपर्ब और अमेजिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि कहां पे भाई, आपके अपने पीडब्ल्यू पे। तो बच्चा बाड़ी, स्वागत है आप सबका और पेश खिदमत है एक और नया एकदम ताजा, कहते हैं ना, गर्मा गर्म चैप्टर, यानी कि मुगल एम्पायर। अब देखो, जब बात आई है मुगल एम्पायर की तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, सर क्या आप हमें मुगलई डिशेस भी सिखाओगे यहाँ पे? तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो अपन खाना खजाना तो खेल नहीं रहे हैं, है ना। तो मुगलई डिशेस तो नहीं सिखाऊंगा, हाँ, लेकिन मुगल्स के बारे में बताऊंगा जरूर। चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको बहुत सारी कहानियां सुन करके, है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों की यहाँ पे आपको मजा आएगा बहुत सारी चीजें सीख करके और बहुत सारी चीजें जान करके। चले तो बिना किसी ज्यादा टाइम लगाए जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बिकॉज अपन करने वाले हैं क्या, एक बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज द मुगल एम्पायर। जी हाँ, छोटा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कहानियां शुरू होती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वक्त और समय कब निकल गया। ठीक है, चलिए तो बेटा आज की कहानी में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज की कहानी में पढ़ोगे क्या। आज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मुगल्स थे कौन, है ना, इन्होंने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स किए, कुछ मेजर मुगल रूलर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद मेरे कुछ सवाल है जिसका आप आंसर देते हो एज यूजुअल, कहां पे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ता जाए और बात करते हैं भैया मुगलों की। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि मुगल्स थे कौन। देखिए मुगल्स के ना दो अलग अलग लीनेजेस हैं, यानी एक पापा की साइड और एक मम्मी का साइड। हम सबके होते हैं ना, पापा की साइड के रिश्तेदार होते हैं और मम्मी के साइड के रिश्तेदार होते हैं। तो अगर पापा की साइड के रिश्तेदारों की बात की जाए, अच्छा ये भी एक बड़ा यूनिवर्सल टाइप का फैक्ट है, ये बच्चे जो होते हैं ना जनरली मम्मी के साइड वाले रिलेटिव से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ऐसे नहीं पापा के साइड वालों से नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी के साइड वाले रिलेटिव्स थोड़े ज्यादा नियर एंड डियर हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। देखो ये मैंने ये नहीं कहा कि एक्सेप्शंस एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, बट एक ये कॉमन इंस्टिंक्ट सा देखा गया है। तो आप यही इंस्टिंक्ट यार मुगल्स के में भी देख सकते हैं कि मुगल्स जो थे अपने मम्मी के साइड पे थोड़ा ज्यादा प्राउड फील करते थे, है ना, मम्मी के साइड से अपने आप को थोड़ा ज्यादा रिलेट करते थे कंपेयर टू योर पापा साइड। ठीक है, कंपेयर टू देयर पापा साइड। अब उसका एक रीजन था, ठीक है। अब रीजन इसलिए है बच्चों की, देखिए अगर आप देखिए कि पिताजी के साइड से इनका जो लीनियज है वो डिपेंड करता था, यानी वो डिसेंडेंट है चंगेज खान के, जो कि 1227 में मरा था। एक मंगोलियन रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया के काफी बड़े हिस्सों पे क्या किया था, रूल किया था। रूल से आप कह सकते हैं कब्जा करके बैठा था। ठीक है, मंगोलियन था, चंगेज खान जाना जाता था अपने एग्रेसिव वॉर पॉलिसीज के लिए। ठीक है, लड़ाइयां बहुत लड़ता था, अग्रेसिव वॉर के लिए, एग्रेसिव आप कह सकते हैं मैसेकर ऑफ ह्यूमन लाइफ्स के लिए, है ना, मारकाट के लिए, इन सब चीजों के लिए चंगेज खान ज्यादा जाना आता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अगर हम बात करें तो चंगेज खान का जो रिलेशन है इसका, इन लोग का, मुगल्स का, उनके पापा के साइड से। ठीक है, अब मम्मी के साइड से ये तिमूर के सक्सेसर्स माने जाते हैं। तिमूर की डेथ होती है आपकी 1404 में। तिमूर कौन थे, ईरान, इराक और आज के जमाने में जो टर्की का जो देश है बच्चे, इसके ऊपर ये लोग रूल किया करते थे, तिमूरी डायनेस्टी, राइट। तो यहाँ पे दो सक्सेसर्स हैं, नंबर 1 चंगेज खान पिताजी के साइड से, और दूसरे आपके तिमूर हैं इनके मम्मी के साइड वाले। तो ये लोग जनरली ना अपने पापा के साइड वालों को ज्यादा पसंद करते नहीं थे। मुगल्स जो थे बिल्कुल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल्स। ठीक है, क्योंकि जो चंगेज खान था, बहुत सिंपल सी बात है, वो जाना जाता है बहुत सारे लोगों की हत्या के लिए, क्रूअल हत्या के लिए। ओके, सो चंगेज खान इज रिलेटेड टू द लाइक मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। बहुत सारे लोगों को उसने मारा है और इस वजह से मुगल्स अपने आप को मोगल या मंगोल इस टर्मिनोलॉजी से एसोसिएट करना पसंद नहीं करते थे। फिर अगर मैं बात करूं साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पिताजी के साइड से एक और लोग लिंक थे, इसको आप उज़्बेक कहते हैं। ठीक है, उज़्बेक कौन थे बच्चे, मंगोलियंस के कॉम्पिटिटर्स थे और उज़्बेक्स ने एक जमाने में जो था बाबर से उनका राज्य भी छीन लिया था फरगाना के अंदर, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें देवर प्राउड ऑफ तिमुरिड एंसेस्ट्री। तिमुरिड एंसेस्ट्री पे इसलिए भी प्राउड था क्योंकि तिमूर्स ने क्या किया था, दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। और मुगलों का एक बहुत बड़ा सपना रहा है हमेशा से, खासकर बाबर का, कि वो हिंदुस्तान, यानी जिसको आप उस जमाने में एज अ जोग्राफिकल लैंड मानते थे, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा करना, उसके ऊपर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना। तो बाबर ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, लेकिन उस जमाने में अगर आप दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत एक स्ट्रॉन्ग किंगडम हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टीज थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चाहे अगर आप बात करें खिलजी डायनेस्टी की, लोधी डायनेस्टी की, है ना, सैयद डायनेस्टी वाज मॉडरेट बट स्टिल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, या फिर स्लेव डायनेस्टी की बात कर लीजिए जो काफी लंबे समय तक चलती आई है, तुगलक डायनेस्टी की बात कर लीजिए, तो ये सब काफी स्ट्रॉन्गर डायनेस्टीज हुआ करती थी। ठीक है,
और इब्राहिम खान लोधी जो कि लास्ट रूलर हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, ठीक है, लोधी डायनेस्टी के, जिनको हराने के बाद बाबर ने भारत के अंदर मुगल एम्पायर की स्थापना की, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया। तो अगर आप इब्राहिम लोधी की बात करेंगे तो इब्राहिम लोधी वीक नहीं थे, इब्राहिम लोधी वीक नहीं थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी भी काफी स्ट्रांग राजा थे, काफी स्ट्रांग रूलर थे। लेकिन अगर आप यहां पे एक प्रॉब्लम देखोगे, है ना, तो इब्राहिम लोधी के साथ क्या दिक्कत है कि भैया उनको तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहां दम था, और उनका हाथी वहीं गिरा जहां पे उनकी सेना का पार्ट कम था। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखो पॉइंट यहां पे ये है कि अगर आप बात करते हैं इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी को धोखा देने वाले उनके खुद के सगे रिश्तेदार थे, ठीक है, दौलत खान लोधी और आलम खान, जिन्होंने, और कुछ हमारे राजपूत रूलर्स थे जो कि इब्राहिम लोधी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो कहीं ना कहीं बच्चे, चलिए वो तो एक्सटर्नल हो गए, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल हो गए, राजपूत रूलर्स की बात करें वो एक्सटर्नल हो गए। लेकिन जब घर की बात कर रहे हैं आप, घर के लोग, दौलत खान की बात कर लीजिए, आलम खान की बात कर लीजिए, ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जा करके बाबर के साथ हाथ मिलाया, बाबर को बोला कि आप आइए और आ करके हिंदुस्तान पे हमला करिए, ठीक है, और हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और इनकी शर्त यह थी, लेकिन आप इब्राहिम खान लोधी को हटा करके वापस चले जाएंगे। अब देखिए बाबर के सामने एक विन विन सिचुएशन है। बाबर को लगा जिस मौके का मुझे इतने सालों से बेसब्री से इंतजार था, वो मौका खुद चल के मेरे पास आया है। तो ऐसे बढ़िया ऑफर को मैं ठुकरा कैसे सकता हूं। अब मान लो जो केबीसी खेलना चाहते हैं, ठीक है, कौन बने करोड़पति, अब मान लीजिए कि केबीसी में आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका नहीं हो रहा, फाइनली खुद केबीसी के साइड से कॉल आता है कि भैया आप आइए और आ करके जो है यहां पे खेलिए, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक खेल के आप वापस चले जाइएगा। तो आप क्या करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं, सर्टेन अमाउंट तक खेल के वापस तो जाओगे नहीं। अब आप वहां पहुंच गए हो तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि भैया अब तो मौका मिल गया है, अब आऊंगा तो पूरा खेल के आऊंगा, जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मैं या तो गलत जवाब नहीं देता था या तो बिल्कुल ही बाहर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ आप जाओगे, ये माइंडसेट के साथ तो नहीं जाओगे 50 लाख के जीत के वापस आने, ठीक है। तो बाबर का भी सिमिलर माइंडसेट है। बाबर को एक सामने से ऑफर आ रहा है, बाबर कह रहा है वाह भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया किया आपने, है। तो बाबर को क्या आ रहा है, एक सामने से ऑफर आ रहा है कि आप आइए और आ करके भैया हिंदुस्तान में अटैक करिए दिल्ली सल्तनत के जो रूलर है, सुल्तान है इब्राहिम खान लोधी के ऊपर, और वापस चले जाइए। तो बाबर ने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपने तो मेरी दम कहते हैं ना दिली तमन्ना पूरी कर दी। बाबर आए, इब्राहिम खान लोधी को हराया, लेकिन हराने के बाद बाबर वापस नहीं गए। बाबर बेवकूफ थोड़ी है, बाबर आया, बाबर हरा चुका था, बाबर उसके बाद वापस थोड़ी गया। वापस क्यों जाएगा, जिस चीज के लिए इतने सालों से ट्राई कर रहा है वो चीज खुद पे खुद उसके पास चल के आ जाए, तो आपको क्यों लगता है कि बाबर वापस जाएगा? कोई पॉइंट ही नहीं बनता बाबर के वापस जाने का, है ना। सेम थिंग कम्स विद हियर, राइट। चलिए फिर थोड़ा सा आगे अगर बात करें बच्चे, जो बाबर थे वो पहले आपके मुगल एम्परर थे जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की यानी मुगल राज्य की स्थापना की भारत के अंदर। सो बाबर रूल किया है 1526 से 1530 के बीच में, ठीक है। तो बाबर ने फरगाना की जो गद्दी थी, फरगाना 1494 में फरगाना के बाबर राजा बने, ठीक है। फरगाना पड़ता है आपका काबुल वाबुल वाले साइड पे, ठीक है, अफगानिस्तान वाला जो सेक्शन, मतलब बेसिकली हिंदू कुश वाला जो रीजन है आपका टोटल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जो बाबर थे बच्चे फरगाना के राजा बने 1494 में, जब बाबर सिर्फ 12 साल के थे। बाबर सिर्फ 12 साल के थे। 12 साल में एक बच्चा एक राज्य संभालने लायक तो नहीं बनता। ये देखिए बहुत, चाहे आप कितना भी मोटिवेशन मार दो, लेकिन 12 साल के बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बना दोगे तो उसको नहीं पता है डिसीजंस क्या करने, क्या लेने हैं, ठीक है। बहुत इलॉजिकल है 12 साल के बच्चे को हाथ में राजगद्दी थमा देना, ठीक है। अब डेफिनेट सी बात है कि भैया जो इनके दूसरा एक मंगोल ग्रुप था, मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे उज़्बेक। तो उज़्बेक ने क्या किया बच्चों, काबुल के ऊपर हमला कर दिया 1504 में। जब काबुल के ऊपर हमला किया गया बच्चे 1504 के अंदर, ठीक है, मैंने बताया ना काबुल वाला रीजन है फरगाना वाला, ठीक है। तो काबुल के अंदर जब हमला किया गया, उज़्बेक्स ने जब हमला कर दिया, तो भैया इनको अपने गद्दी छोड़ के भागनी पड़ी। गद्दी छोड़ के क्यों भागनी पड़ी? क्योंकि उज़्बेक उस टाइम पे जो थे ना बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही पावरफुल माने जाते थे, ठीक है। और उज़्बेक्स को हराने के लिए आपको बड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे अकबर के केस में कहानी आती है कि अकबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, हेमू के साथ युद्ध लड़ा, अकबर जीत गए। तो क्या सवाल उठता है कि अकबर ने लड़ा? आंसर है नहीं लड़ा। अकबर उस टाइम पे बहुत छोटे थे, 14-15 साल 16 साल की एज के अकबर थे। उनके साइड से फाइट करने वाले बैरम खान थे। सो बैरम खान इज अ रियल हीरो, ठीक है। वहां पे उनको युद्ध जताने वाले बैरम खान है। बैरम खान का एबल गाइडेंस आप कह लीजिए, बैरम खान का आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल कह लीजिए, जिसके चलते वो बैटल युद्ध किया था, बैटल जीता था, ठीक है। अब ये कह दो कि यार अकबर की खुद की एबिलिटीज थी कि इस वजह से अकबर जीत गए, तो ऐसा नहीं है। उनके पीछे बैरम खान खन रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों यहां पे अगर हम बात करें तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाबर के पास नहीं था काबुल के अंदर, तो उज़्बेक वहां पे बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। सो बाबर को मजबूरन क्या करना पड़ा भाई, भागना पड़ा, ठीक। अब देखिए
1526 में बाबर ने क्या किया, दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके पानीपत पड़ता है हरियाणा के अंदर बच्चों, सो पानीपत के युद्ध में उनको हराया और दिल्ली और आगरा का जो रीजन था वो उनसे कैप्चर कर लिया और यहां से स्थापना होती है आपके मुगल एम्पायर की। लेकिन मजे की बात आप ये देखिए, मजे की बात ये है कि मुगल एम्पायर 1530 तक तो भैया बाबर ने चलाया, 1530 में बना दिया गया हुमायूं को, हुमायूं सक्सीड किया, लेकिन हुमायूं बाबर जितने स्ट्रांग नहीं थे, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और हुमायूं को और आप कह सकते हैं मुगल डायनेस्टी को करीब 15 साल के आसपास तक जो है डिस्प्लेस कर दिया गया था पूरे भारतीय हिस्ट्री से, और ये करने वाले थे सूर डायनेस्टी के शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी के, अफगान की डायनेस्टी थी बच्चों। ठीक है, तो मतलब देवर अफगानी रूलर्स। ओके, तो पॉइंट है कि उन्होंने कुछ समय के लिए भारत से मतलब जो मुगल मतलब इंडियन हिस्ट्री से आप कह लो एक तरीके से मुगल डायनेस्टी को खत्म ही कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये कि शेर शाह सूरी के जाने के बाद जो उनके बेटे वगैरह है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे नहीं, जिसके चलते वापस से मुगल डायनेस्टी जो थी यहाँ पे कम बैक कर गई थी। भारत का इतिहास हो सकता है कुछ और हो सकता था कि अगर शेर शाह सूरी को काउंटर करने वाला भी कोई होता, या फिर शेर शाह सूरी के जो आने वाले राजा थे उनके बाद में वो भी उतने ही स्ट्रांग होते या उनसे बेहतर होते, तब कहीं जाके सूर डायनेस्टी स्टैब्लिश मतलब पूरी फुल फ्लेश्ड हो पाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वापस से हुमायूं ने रिकैप्चर किया। तो अभी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है देखिए पहला बैटल पानीपत का। किसका आता है पहला बैटल? पानीपत का। पानीपत मैंने आपको बताया कहां पड़ता है, हरियाणा में। तो पहली बात तो ये बच्चे वे बैटल ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1526 एडी में, 1526 एडी में हमने ये बैटल फाइट किया था। ठीक है, फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं उस पर, लेट्स टॉक फर्दर। सो पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया आपका 1526 एडी के अंदर। ठीक है, बिटवीन इब्राहिम खान लोदी एंड बाबर। रिजल्ट क्या था इसका? बाबर विक्टोरियस, established मुगल एम्पायर। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए लोधी के एल को थोड़ा सही कर लेते, नहीं तो तुम होदी पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो लोधी के एल को थोड़ा ठीक कर लिया जाए, अदरवाइज यू विल स्टार्ट रीडिंग दिस एज होदी। कहते सर होदी कौन है? तो बच्चे होदी कोई नहीं है, इट्स इब्राहिम खान लोधी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो इब्राहिम खान लोधी और बाबर के बीच में बैटल लड़ी गई थी। हालांकि इब्राहिम खान लोधी को धोखा देने वाले भी कुछ लोग थे। ठीक है, बिट्रेड बाय दौलत खान, आलम खान, है ना। चलिए, तो इन्होंने बच्चे हमारे कुछ राजपूत रूलर्स थे, उनके साथ मिलकर के क्या किया था, बाबर को इनवाइट किया था हिंदुस्तान के अंदर कि आप आइए और आकर के इब्राहिम खान लोधी को हरा करके वापस चले जाइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। ठीक है, और फाइनली आप क्या देखते हो कि भाई बाबर जो थे यहाँ पे जीत गए और बाबर जीतने के बाद उन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। अब इसकी कहानी मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ, आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ बताया था। उससे पहले ही बताया था कि पानीपत के युद्ध में हुआ क्या था, कि पानीपत के युद्ध में पहली बात तो जो इब्राहिम लोधी थे वो सारी की सारी सेना लेके वहां पे पानीपत के मैदान में पहुंच गए। बाबर चालाक थे, बाबर की सेना कम थी, लेकिन बाबर के पास बेटर स्ट्रैटेजी थी। बाबर ने घोड़े यूज किए, इब्राहिम लोधी के पास हाथी थे जो कंपैरेटिवली स्लो थे, घोड़े फास्ट थे। बाबर ने फायर का यूज किया, आर्टिलरी का यूज किया, है ना, कैनन्स यानी जो तोपे होती हैं उसका यूज किया। तो बाबर की जो टेक्नोलॉजी थी काफी एडवांस थी, जिसके चलते इब्राहिम लोधी के पास हालांकि लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी था वो बाबर के कंपैरिजन में बेकार था। सो एज ए रिजल्ट बाबर की स्ट्रैटेजी, बाबर की क्वालिटी और बाबर का जो शातिर दिमाग था उसके चलते भाई बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया। और साथ ही साथ जो ये धोखेबाज थे, है ना, किसके, इब्राहिम खान लोधी के साथ वाले ही धोखेबाज थे, तो इन्होंने क्या किया भैया, इसको धोखा दे दिया। यानी ये जो पार्टी को लीड कर रहे थे ना, मतलब ये जिस आर्मी की टुकड़ी को लीड कर रहे थे वो कभी लड़ी ही नहीं इब्राहिम खान लोधी के साइड से।
ठीक है, तो ये बेचारे के साथ सरप्राइज हो गया। आप सोचो कितना बुरा रहा होगा उस टाइम पे कि भाई राजा राजा कह रहा है लड़ो, जा क्यों रही हो तुम लड़ने, कह रहा हमें क्या मतलब, हमें तो लड़ाई नहीं है, हम क्यों जाए लड़ने, वाई शुड आई गो, वाई शुड वी हैव ऑल द फन, बेटा तुम इस बार लड़ो, हम तो बहुत बेटर लड़े। ठीक है, तो सोच के देखो यार इब्राहिम खान लोधी के साथ क्या प्रैंक हुआ होगा, है ना। और जब इब्राहिम खान लोधी मर गया तो उसके बाद आके बोला होगा दौलत खान, हे कैमरा में देख के हाथ हिलाओ, इट वाज अ प्रैंक। ठीक है, मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, मे बी हुआ हो, बट पता नहीं, आई कैन इमेजिन दैट गाइस माइंडसेट। सोचो कि तुम्हारे खुद के लोग ही नहीं लड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो भाई जाओ लड़ो, कह रहा हम क्यों लड़े, सारा काम हम ही करे, तुम क्या बैठे रहोगे हाथी पे बैठ के कमेंट दोगे, जाओ लड़ो जाके चुपचाप, हम नहीं लड़ रहे। ठीक है, तो कितना बड़ा शॉकर होगा उसके लिए कि उधर से तीर आ रहे उड़ते हुए, आग लगे हुए तीर, और इधर से बेचारा बैठ के कमांड दे रहा है, इसको कोई सुन ही नहीं रहा है। सो दिस काइंड्स ऑफ सिचुएशंस माइट बी मे बी मतलब सीरियस और मे बी फनी एट दैट टाइम्स, इन दोस टाइम्स, बट पता नहीं, देखो वो तो खैर इब्राहिम खान लोधी ही बता सकता है, लेकिन अब क्योंकि वो है नहीं तो उससे क्या ही पूछे, है ना। आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मुगल एम्पायर्स की। ठीक है, विल टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर्स। तो देखिए बाबर की अगर हम बात करें तो तीन मेजर युद्ध हैं, 26, 27 और 28। ठीक है, अगर अपन बाबर की बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट बाबर, तो तीन मेजर युद्ध है। ठीक है, 26 का, 27 का और 28 का, 1526, 1527 एंड 1528, 1528। तो बेटा ये वाला तो पता ही है अपने पास किसका है, पानीपत का फर्स्ट है। ठीक है, पानीपत 1 कर देते हैं, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, पानीपत 1 हो गया, ये पानीपत 1 हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोधी एंड उसके बाद डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स। ठीक है, 1527 में राणा सांगा के साथ इनका युद्ध हुआ था, इसको हम बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है, और 1528 का बच्चे बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। तो आप यहां पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि यहां पे जब हमारे बाबर जो थे जीते, तो बाबर ने क्या स्टैब्लिश किया, बाबर ने स्टैब्लिश किया आपका मुगल एम्पायर। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे जो राणा सांगा थे भाई, वो भी इनके एक बहुत बड़े एनिमी बन गए थे। राणा सांगा भी उस पार्टी में शामिल थे जिसने बाबर को इनवाइट किया था, लेकिन बाबर ने धोखेबाजी की, बाबर ने जो था अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे कायम नहीं रहे। तो अभी इसके चलते क्या हुआ, राजपूत रूलर्स के साथ भी इनका जो था क्या हो गया भाई, एनिमिटी यानी दुश्मनी पैदा हो गई। तो दूसरे बैटल में इन्होंने राणा सांगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट थे, उनको भी हरा करके जो है यहां से सिनेरियो से हटा दिया। फिर बचे कुछ बच्चे जो मेदिनी राय थे, है ना, खासकर चंदेरी की अगर हम बात करें, तो वहां पे भी जो राजपूत थे, ठीक है, उनके हाथ में काफी अच्छा खासा हिस्सा आता था। तो उनको डिफीट करने के बाद जो दिल्ली और आगरा का कंट्रोल है वो यहाँ पे बाबर ने अपने हाथों में कर लिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बाबर ने जो था ये जो मेजर दिल्ली और सराउंडिंग वाला एरिया है, इसको अपने कब्जे में कर लिया था बाय दीज 3 बैटल्स। कौन कौन सी, बैटल ऑफ पानीपत, खानवा और चंदेरी। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा हुमायूं की, ठीक है, हुमायूं की बात करेंगे अगले पेज में, भाई को अलग पेज दिया जाए, इज्जत ही नहीं है भाई की, है ना। चलिए बात करते हैं यार हुमायूं की। ठीक है, तो अगर आप हुमायूं की देखेंगे तो हुमायूं जो थे भैया बाबर के सक्सेसर थे। क्या थे, बाबर के सक्सेसर, बाबर के बेटे भी थे और बाबर के सक्सेसर भी थे। अब बेटे से मतलब ये नहीं होता कि बाबर का एक ही बेटा था। ठीक है, मैं बताता हूं, देखो होता क्या था पहले कि अगर आप कभी मुगल लीनियज उठा के देखोगे ना, तो मुगलों के एक बेटे नहीं होते थे, उनके पास पूरी 2-3 क्रिकेट टीम होती थी। फैक्ट है, आप उठा के देखिए कभी, आप मुगल लीनियज पढ़िए। अभी होता क्या है कि हम बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, ये वो लोग हैं जो सरवाइव करके राजा बन पाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाबर का एक ही बेटा था हुमायूं, नहीं भाई, हुमायूं के भाई थे। देखो होता क्या था, मैं बताता हूं आपको। जनरली एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है, पुराने जमाने में मेडिकल और हेल्थ केयर इतना बढ़िया था नहीं। ठीक है, कोई प्रॉपर ऐसा हॉस्पिटल्स नहीं होते थे कि जहां पे जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, हु आर लाइक गोइंग टू बिकम मदर्स, वो हॉस्पिटल्स में जाएं एंड प्रॉपरली अपने बेबी को बहुत सेफ तरीके से डिलीवर करें, ऐसा नहीं होता था। सारा सिस्टम घर पे ही होता था। वो जो क्या बोलते हैं उनको, हम दाई माँ बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार पुरानी मूवीज में। हाँ, सो दोज ऑल पीपल, आप जो मेडिकल, उसको कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग आते थे जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एंड दे यूज्ड टू डिलीवर द बेबी एंड ऑल। तो द पॉइंट इज कि सिंस कई बार ऐसा होता था कि मे बी मतलब जो मदर है वो इस अच्छी हेल्दी सिचुएशन में नहीं है और मे बी दैट्स नॉट द राइट टाइम टू गिव बर्थ। तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता था कि बेबीज प्रीमेच्योर भी होते थे या बेबीज इतने हेल्दी नहीं होते थे और दे कुड नॉट सर्वाइव द कंडीशंस। तो ऐसे में इन मेनी केसेस दे लॉस्ट देयर चाइल्ड। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि देयर वाज नॉट सिंगल चाइल्ड।
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा है, तो बहुत सारे बच्चे होते थे। ठीक है, पुराने जमाने का बहुत सिंपल सिस्टम है, खासकर मुगल्स के बारे में आप उठा के देखेंगे तो एक भाई नहीं है, मैंने वही बताया कि एक भाई नहीं है। हिस्ट्री में आप जिनके नाम पढ़ते हो ये वो लोग हैं जो प्रॉपरली फिट एंड फाइन बड़े हो पाए, बड़े हो करके भी ये लोग गद्दी संभाल पाए, ठीक है, यानी राजा बन पाए। अब जो बड़े भाई हो जाते थे, यानी जो बड़े हो गए भाई लोग, अब उनमें आपस में ही दुश्मनी होती थी। ठीक है, उनमें आपस में ही दुश्मनी होती थी, आपस ही में लड़ रहे होते थे गद्दी के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यार, पहले के जमाने में ना, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे राजाओं के अंदर रिलेशन से ज्यादा गद्दी मैटर करती थी। ये ऐसा नहीं कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं या हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो, पूरे वर्ल्ड का है ना, पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है कि लोगों ने गद्दी के पीछे जो है एक दूसरे को मार दिया। ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री कहती है। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्से में, हमको लगता ना एक हिस्से का, नहीं भाई, एक हिस्से का हाल नहीं है ये, पूरी दुनिया में आप जाओगे कहीं भी देखने के लिए तो आपको ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कॉमन मिलेंगे। तो पीपल आर क्रेजी अबाउट पावर, राइट, एंड ये जो पावर की भूख है, पावर की हंगर है, ये कई बार आपको बहुत ज्यादा खराब कर देती, करप्ट बना देती है। ठीक है, चलिए, तो हुमायूं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हुमायूं ने क्या किया था, जैसे इनके पिताजी की विल थी, विल मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें पापा ने कहा है कि इतना इस भाई को दे दो, इतना इस भाई को दे दो, इतना इस भाई को दे दो। ठीक है, तो अगर हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दो सेक्शन है इनके, पहला 1530 से लेके 1540 तक। ठीक है, उसके बाद इनको भगा दिया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, किसने भगा दिया था, हमारे शेरशाह सूरी ने। ठीक है, 1540 भी एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, बिकॉज टुवर्ड्स द लास्टर फेजेस 39-40 में हुमायूं की हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा कहोगे 1555 से 1558, 1558। ठीक है, तो ये दो फेजेस हैं। देखिए बीच में मैंने आपको 10-15 साल इसलिए बताया था, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि भाई सॉलिड 5 साल तो शेरशाह सूरी के, उसके बाद उनके सक्सेसर्स हैं जो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं। तो यहां पे चीजें शांत नहीं है, स्टेबल एम्पायर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते स्टेबल मुगल एम्पायर चल रहा है, नहीं भाई। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा डिस्टॉर्टेड है कि यहां पे टेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो हुमायूं ने क्या किया कि अपने पिताजी के जो विल थी उसके हिसाब से सारी चीजों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो प्रोविंस, जैसे आज के जमाने में स्टेट्स होते हैं ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वैसे उस जमाने में प्रोविंस हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके एक भाई थे, दैट इज मिर्जा कामरान। ठीक है, इनके एक भाई थे मिर्जा कामरान, हुमायूं के ब्रदर थे। इनके ब्रदर का नाम था मिर्जा कामरान। क्या नाम था बच्चों, मिर्जा कामरान। तो मिर्जा कामरान क्या थे कि भाई इन्हीं के साथ नहीं खड़े थे। मिर्जा कामरान वो इंसान थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो अफगान रूलर्स थे, खासकर सूर डायनेस्टी के, उनको बैक से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, राइट। फिर शेर खान ने जो था, शेर खान जिसको आप शेरशाह सूरी बोल रहा हूं, ठीक है, इन्होंने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया। पहला बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539, दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। दैट इज द रीजन आई एम नॉट काउंटिंग दीज लास्ट ईयर्स 29, 39 और 40 वाले। ठीक है, मैंने बताया था क्योंकि उस टाइम तक हुमायूं का एम्पायर हिल चुका था बिल्कुल। ठीक है, तो जो शेर खान है इसको आप कह सकते हो शेरशाह सूरी, डिफीटेड हुमायूं, है ना। 2 बैटल्स, कौन कौन से बैटल से बच्चों, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। दिस इज बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, चलिए थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं इसको, नहीं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, ओके, चलिए। तो भाई 2 बैटल्स लड़े गए, 2 युद्ध लड़े गए, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। तो कन्नौज में हुमायूं की हालत बिल्कुल ही खस्ता हो गई, यानी ये सरवाइव करने लायक भी नहीं बचे। ठीक है, तो इनका किंगडम वगैरह सब छीन लिया आपके सूर डायनेस्टी ने। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे कि दैट या यू नो दैट बेसिकली फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली मतलब भागना पड़ा। तो आप ये कह सकते हो हुमायूं की हालत इतनी खराब कर दी थी शेर खान या शेरशाह सूरी ने, ठीक है, कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और कहां भाग के गए, ईरान गए। ईरान में हुमायूं को जो है सफाविद डायनेस्टी के जो शाह थे, ठीक है, वहां के जो रूलर थे ईरान के, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने काफी हेल्प किया। फिर 1555 में इन्होंने जो था बच्चों दिल्ली को रिकैप्चर किया, यानी जो सिकंदर सूरी वगैरह थे उनको हरा करके दिल्ली को दोबारा से कैप्चर किया, दिल्ली को रिकैप्चर किया। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्सीडेंट, देखो क्या हुआ था, बताता हूं आपको एक्सीडेंट क्या था इसमें। ठीक है,
हुमायूं साहब जो थे भैया खड़े हुए, मतलब बढ़िया किताब जो है एक तरीके से पढ़ रहे होंगे, कंसंट्रेशन लूज हुआ तो अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, हालांकि बहुत ही अनइवेंटफुल डेथ है। तो हुमायूं की मौत किसी बैटल में लड़ते हुए, युद्ध लड़ते हुए नहीं हुई थी, बट इनफैक्ट जो है सीढ़ियों से गिरने की वजह से इंजरीज हुई और इंजरीज की वजह से इनकी मौत हो गई। इनफैक्ट अकबर की जो डेथ हुई ना, अकबर की डेथ भी किसी बैटल या युद्ध में नहीं हुई है। अकबर को डेथ हुआ था स्टमक इन्फेक्शन के चलते। ठीक है, स्टमक इन्फेक्शन हुआ जिसके चलते लाइक ही हैड लॉट ऑफ स्टमक डिसऑर्डर्स, और डिसऑर्डर्स के चक्कर में बच्चे ही लाइक लेटर ऑन डाइड। अब क्या है कि मेडिकल हेल्थ केयर शायद बहुत अच्छी होती उस टाइम पे तो शायद बच सकते थे, लेकिन पॉइंट अगेन वही चीज है कि भाई ये भी क्या हुआ कि अपने लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिरे और गिर करके इनके चोट वोट लगी, चोट लगने की वजह से हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं का जितना भी सफर है, हुमायूं का जितना भी जीवन है, यानी उनके लाइफ के बारे की सारी बातें हैं, उनके सिस्टर ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी थी हुमायूं नामा करके, है ना। सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम जो है इनकी सिस्टर है, और इनकी सिस्टर ने हुमायूं के बारे में, हुमायूं की जितनी भी बायोग्राफी है, जितना भी उनका लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो लिखा है इन द बुक कॉल्ड एज हुमायूं नामा। कौन सी किताब में लिखा है बच्चों? इन द बुक कॉल्ड एज हुमायूं नामा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो भाई ये तो कहानी हुई हुमायूं की। अब आते हैं भैया हमारे अकबर पे। लेट्स कम टू अकबर है। ओके, थोड़ा सा समय हो सकता है मैं आपका ज्यादा लूं, बट आई ट्राई टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, सो अकबर की अगर हम बात करें भैया, अकबर द ग्रेट कहा जाता है कई बार हिस्ट्री के अंदर, विल रेफर टू हिम एज अकबर ओनली। ठीक है, अगर आप अकबर की बात करते हैं तो 1556 से 1605 तक अकबर का आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासन या स्ट्रॉन्ग रूल रहा है। अकबर एक एस्पेक्ट में बाकी मुगलों से काफी अलग थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखने वाली है, औरंगजेब से पहले के जितने भी मुगल रहे हैं, ठीक है, औरंगजेब से पहले के जितने भी मुगल रूलर रहे हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से टॉलरेंट रहे। औरंगजेब ऐसा नहीं था। औरंगजेब पे हम आएंगे लास्ट में। औरंगजेब वाज लाइक अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर, है ना, ऑफ इस्लाम, वेरी स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ इस्लाम। तो औरंगजेब के पास टॉलरेंस नाम का चीज नहीं था। औरंगजेब कौन था हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो बाकी इससे पहले के रूलर्स हुए हैं वो थोड़े बहुत टॉलरेंट रहे, जिसमें मोस्ट टॉलरेंट माना जाता है अकबर को। ठीक है, अकबर वाज वन पर्सन जिन्होंने अपने एकदम बढ़िया टैक्टिक्स के साथ, अकबर का पॉलिसी बहुत सिंपल था यार, अकबर सिर्फ युद्ध नहीं करते थे। अकबर वाज वन पर्सन जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री कैंपेन्स को मिक्स करता था। ठीक है, और दैट इज व्हाई अकबर वाज सक्सेसफुल। तो अकबर से लाइफ में आप ये चीज सीख सकते हो। ठीक है, एज अ पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, उनकी पॉलिसी से बात कर रहा हूं। अगर आप ये देखिए, मतलब अकबर को ये पता है कि राजपूत्स आर रियली स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। आप जहां रह रहे हो अपने पड़ोस में 100 दुश्मन खड़े नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। इनफैक्ट आप जहां जिस घर में रहते हैं, अगर आस पड़ोस आपका सबसे व्यवहार अच्छा होगा, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होंगे, तो कभी मुसीबत पड़ेगी तो वो लोग आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप लड़ते रहोगे, अपना कूड़ा दूसरे घर में फेंकोगे, इस तरीके की जितनी भी नालायकियत है वो सब करते रहोगे, तो बेटा कभी भी आपके बुरे समय में कोई आके खड़ा नहीं होगा। ठीक है, और अकबर ये चीज बहुत अच्छे से जानते थे कि राजपूत आर वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स। ठीक है, राजपूत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। आप राजपूत के अगेंस्ट लड़ करके, भिड़ करके इस रीजन को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से राजपूत के साथ डील करना पड़ेगा, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात है बच्चे, उनके अधिकारों को मानना पड़ेगा, है ना, और बहुत प्यार से, बहुत डिप्लोमेसी के साथ उनको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप इस रीजन में पावरफुल हो सकते हो। ठीक है, तो अकबर का पॉलिसी बहुत अलग था यहाँ पे। तो अकबर हैड बोथ डिप्लोमेसी प्लस द मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अकबर के बारे में। पहला फेज पढ़ेंगे 1556 से 1570। ठीक है, तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपका 1556 से 1570 तक, 1560 टू 1570। ठीक है, चलिए अगर हम बात करूं बच्चे, पहली बात तो ये है कि अकबर जो थे जब छोटे थे, है ना, बिकॉज अकबर छोटे थे, तो अकबर छोटे हैं तो क्या करेंगे अभी भाई, राज्य संभालना उनके बस की बात नहीं है। तो यहां पे दो लोग हैं जिन्होंने अकबर को हेल्प आउट किया। एक थे बैरम खान, मैंने आपको कहा था बैरम खान, और दूसरी थी महम आगा। तो महम आगा वाज लाइक द लेडी फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। लेकिन दिक्कत ये कि इन्होंने मिल करके जो अकबर का रूल है ना, उस पर एक तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया था। दे वांटेड अकबर टू बी अ पपेट। ये सिर्फ ऐसा चाहते थे कि अकबर एक पपेट बन के रह जाए, एक कठपुतली बन के रह जाए इनके हाथों में, और असली कमान जो है पीछे से ये संभालें। तो कुछ सालों तक जो अकबर का रूल है ना, उसको हिस्ट्री में पेटिकोट रूल भी कहा जाता है। उसका रीजन है, ये हिस्टोरियंस कहते हैं अलग अलग। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं इस चीज को। तो हिस्टोरियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे महम आगा जो थी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल थी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर हम बात करें कि कुछ टाइम बाद, लेकिन अकबर जो थे बहुत अलग है।
अकबर ने बहुत ही क्लियर कर दिया इस चीज को कि भैया मुझे अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहला काम यह है कि बैरम खान और महामागा के इन्फ्लुएंस को कम करना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे लेट्स हैव अ टेक एट दिस कि जो अकबर थे बच्चे, दे बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ। मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया गया सूरीज के अगेंस्ट, बाकी अफगान रूलर्स के अगेंस्ट। ठीक है, साथ ही साथ जो मालवा और गोंडवाना के आपके नेबरिंग एरियाज थे, जिससे कि इनके हाफ ब्रदर, ठीक है, तो एक और इनके भाई थे अकबर के, ठीक है, जिसको आप मिर्जा हकीम कहते हैं, मिर्जा हकीम मिल गए थे उज्बेक्स के साथ जाकर के। हमने कहा ना उज्बेक्स एक बहुत पावरफुल फोर्सेस थी। तो अभी यहां पे स्टॉन्च जरूरत है कि आप मिलिट्री एज अ रूलर आप समझिए कि आपका दुश्मन जैसे इंडिया है यार, इंडिया हैज टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन द बॉर्डर्स, बिकॉज हमारे पास दो ऐसे अनफ्रेंडली नेबर्स हैं जो हमारा भला कभी नहीं चाहते, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। तो भारतीय आर्मी को हमेशा सजग होना पड़ता है, इससे पहले कि आप कुछ करो भाई हम कुछ करके आते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया हैज टू बी दैट अलर्ट, भारत को इतना ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज टू लाइक डिफरेंट नेबर्स जो कि किसी काम के नहीं है। ठीक है, बाकी भारत के नेबर्स बढ़िया हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया हैज टू बी ऑन इट्स फीट ऑल द टाइम। अगर हम एकदम डोरमेंट हो जाएंगे तो भाई हम इसका इन्फ्लुएंस को चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारी फोर्सेस जो है ना हमेशा अलर्ट रहती है, हमेशा तैयार रहती है, हमेशा एकदम जज्बे के साथ भरी होती है। भैया रात के चाहे 2 बजे हो या 3 बजे हो, लेकिन हमारी फोर्सेस तब भी डटी रहती है, चाहे वो -50 का टेम्परेचर हो, -40 का टेम्परेचर हो, -45 का टेम्परेचर हो, ठीक है, या फिर 50 डिग्री का टेम्परेचर हो। तो +50 और -40 में दोनों केसेस में हमारी फोर्सेस जमी रहती हैं। आप कभी जाइए जैसलमेर में जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहां पे जाकर के ना कभी बीएसएफ वालों के शूज देखेगा, है ना। आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेशनल ज्योग्राफिक, आई थिंक इट्स देयर ऑन यूट्यूब। ओके, तो आप कभी देखते हैं इस चीज को, उन्होंने लिटरली दिखाया है। आई थिंक वीर बाय डिस्कवरी, दैट वाज ऑन डिस्कवरी आई गेस। सो वीर बाय डिस्कवरी करके डिस्कवरी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था कुछ टाइम बाद, एंड दैट वाज लॉट्स ऑफ द ब्रेवरीज एंड केसेस ऑफ इंडियन फोर्सेस। दैट्स अ फिनोमिनल प्रोग्राम, दैट्स अ फिनोमिनल वन, राइट। तो उसमें मतलब दे लिटरली शोड कि यार वो जो जूते हैं ना उसका सोल मेल्ट हो जाता है। आई मीन इतनी गर्मी होती है इन दैट स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, वो भाई वो पहरा दे रहे हैं, वो गार्ड कर रहे हैं बॉर्डर्स को, एंड दैट इज इमेंस, यू नो। मतलब उनके लिए जो रेस्पेक्ट है वो नेक्स्ट लेवल है बच्चों, है ना। तो यहां पे भी वही चीज है, आप देखिए। तो भैया मिर्जा हकीम ने उज्बेक्स के साथ मिलकर के क्या किया हुआ है, अकबर को परेशान कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि बहुत सिंपल सी बात है, चाहता है कि अकबर के हाथ से राज छीन ले। तो अकबर ने यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स को एकदम लॉन्च किया हुआ है। मिलिट्री कैंपेन्स किस किस के अगेंस्ट भाई, जितने भी आपके सूर डायनेस्टी के लोग थे, बाकी अफगान रूलर्स थे, साथ ही साथ हमारे कुछ नेबरिंग किंगडम्स थे मालवा रीजन में और गोंडवाना। मालवा आपका समझ जाइए एमपी यूपी के आसपास वाला रीजन, प्लाट्यू रीजन, ठीक है, गोंडवाना वाला जो रीजन है, ठीक है। तो यहां पे क्या किया था भाई, अकबर ने सिंपल मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे, जिससे इनका जो भाई है मिर्जा हकीम, वो जो मिलकर के षड्यंत्र कर रहा है ना उसको फ्लॉप किया जा सके, और साथ ही साथ उज्बेक्स को भी सप्रेस किया जा सके। 1568 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो सिसोदिया कैपिटल था चित्तौड़ का, उसको अकबर ने यहाँ पे कैप्चर किया, और 69 में रणथंभौर को कैप्चर किया। तो आप ये देख सकते हो कि जो मेजर आपका भारत का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिस्सा है, वहां पे अभी अकबर जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले पे आते हैं बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट 1570 टू 1585। ये अपना नया फेज है, दूसरा फेज है, 1570 से लेके 1585 1585 तक। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो अकबर का पॉलिसी बहुत अग्रेसिव है, अग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन्स आप कह सकते हैं। ठीक है, एनेक्सिंग की पॉलिसी, अग्रेसिवली मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करना, लड़ाइयां करना, युद्ध करना। और हो सकता है उस समय की डिमांड भी यही थी, क्योंकि राजा अगर आते ही ढीला पड़ जाएगा, ठीक है, राजा अगर आते ही ढीला पड़ जाएगा तो क्या होगा भैया, सारा का सारा जो है आप कह सकते हैं जो प्रजा है वो भी ढीली हो जाएगी, है ना, और दुश्मन है आपके बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। यही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो राजा हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, आपके लीडर को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पे। और हो सकता है अगर हम उस टाइम की डिमांड्स देखें तो उस टाइम की डिमांड्स भी यही थी कि शायद मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करना उस टाइम का नीड था, क्योंकि आपके बहुत सारे एनिमीज है जो आपको सप्रेस करने के लिए घूम रहे हैं। तो इससे पहले वो करें, आपको कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। यू कांट वेट फॉर देम, राइट। आप तब नॉन वायलेंस से नहीं समझा सकते थे, नो वन अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। कोई भी नॉन वायलेंस या अहिंसा की भाषा नहीं समझता था। अगर उज़्बेक को जाके अकबर बोलता कि भैया कोई बात नहीं है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं धरना दूंगा, बेटा धरना देने से अकबर का राज्य नहीं बसता। तो यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन वाज द ऑप्शन, राइट। तो अकबर वेंट फॉर इट। फिर अगर हम बात करें 1570 से 1585 की, सो इन्होंने क्या किया, गुजरात के अंदर मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए, फिर उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले एरियाज में लॉन्च किया। ठीक है,
अब दिक्कत ये है कि बच्चों की इन कैंपेन्स में फिर एक आदमी बीच में घुसा आकर के, दैट इज मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम कॉन्स्टेंटली अभी क्या कर रहा है, अकबर के अगेंस्ट रिवॉल्ट इंस्टिगेट कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि भैया अकबर के अगेंस्ट तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो इन सारे मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक इंसान कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम क्या हुआ है, मिर्जा हकीम एकदम नींद उड़ा के रखा हुआ है किसकी, हमारे अकबर की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। ठीक है, चलिए तो भाई कहानी यहां तक समझ में आई। 1570 से 1585 के बीच का जो बेटा कैंपेन है दैट वाज इन गुजरात, फिर बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कैप्चर करने के बाद अकबर ने कुछ जो हमारे ईस्टर्न हिस्से हैं भारत के, उनकी तरफ भी अपना कदम बढ़ाया। तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वाले पार्ट पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अभी अकबर जमा चुके हैं। फिर बात आती है बच्चों, अच्छा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, फिर यहां पे बात आती है बच्चे हमारे नेक्स्ट फेज की, दैट इज 1585 से 1605। ठीक है, फिर फेज आता है आपका 1585 से 1605 का, यानी 1585 टू 1605। चलिए अब 1585 से 1605 का जो समय है उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पे अकबर ने अपने एम्पायर को और ज्यादा एक्सपैंड किया। कैसे एक्सपैंड किया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में और कैंपेन्स लॉन्च की। कंधार की अगर हम बात करें, कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम सफाविड्स। ठीक है, तो जो सफाविद डायनेस्टी थी वहां से कंधार को इन्होंने सीज कर लिया। ठीक है, कंधार आपका अगेन वही वाला रीजन हो गया भारत के अफगानिस्तान वाले साइड पे। ठीक है, फिर कश्मीर को इन्होंने मिला लिया भाई अपने रीजन में। ठीक है, साथ ही साथ काबुल को भी, जो मिर्जा हकीम की डेथ हुई, तो मिर्जा हकीम भी काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अकबर को अच्छा खासा परेशान किया। तो मिर्जा हकीम की डेथ के बाद जो था काबुल भी अकबर के रूल में आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने डेक्कन्स, भारत के दक्षिण भारत में जो है बच्चों अपने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए। ठीक है, जैसे बेरार हो गया आपका, खानदेश हो गया, अहमदनगर के कुछ हिस्से हो गए। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एनेक्स करना स्टार्ट किया। तो अभी आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली बाबर ने स्टार्ट किया, सॉरी अकबर ने स्टार्ट किया है भारत के नॉर्दर्न हिस्से से, फिर नॉर्थ वेस्ट पे आए, फिर नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में आए, फिर एक्सट्रीम नॉर्थ गए, फिर वहां से भारत के सदर्न हिस्से में आए, डेक्कन वाले क्षेत्र में आए। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी बड़ा एम्पायर जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया था मुगल्स का, राइट। और इनफैक्ट अगर हम बात करोगे अपने आखिरी सालों में, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय रेबेलियन ऑफ सलीम। अब बहुत सिंपल सी बात है, जिसको बाद में कहा गया जहांगीर। तो जहांगीर ने जो था क्या किया था इनके अगेंस्ट, जिसको प्रिंस सलीम, सलीम की कहानी तो आपको याद है, सलीम और अनारकली की, है ना। अकबर बादशाह अनारकली से प्रेम करते, सलीम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कनीज से प्रेम करने की। बादशाह सलामत, हम अनारकली के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सलीम, तुम वो कष्ट मत उठाओ, अनारकली को ही चुनवा देते हैं। तो भाई ऐसे बहुत सारी स्टोरीज बनी है। हालांकि प्रिंस सलीम जो थे, सलीम आगे चल करके जहांगीर बने। तो लास्ट में अकबर के लास्ट के टाइम में अगर आप देखोगे तो जहांगीर जो सलीम थे, इन्हीं ने अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। हालांकि अनारकली और सलीम की कहानी कितनी सच्चाई है ये तो शायद सलीम बेहतर बता पाएंगे, बट इस टाइप की स्टोरीज हिस्ट्री में जरूर है बच्चों। ठीक है, कि सलीम और अनारकली वाला। सो अनारकली वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ डांसर इन लाइक अकबर्स कोर्ट। ठीक है, लेकिन बच्चे फिलहाल मैंने फिर से कहा कि हिस्ट्री भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे अपना नजरिया बनाते हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, जो उस जमाने के लोग लिख के गए। ठीक है, अब वो अकाउंट की ऑथेंटिसिटी कितनी है अपने बात में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अलग अलग हिस्टोरियंस होते बच्चे अलग अलग तरीके से अकाउंट्स को पेश करते थे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि अलग अलग तरीके से उन लोगों ने अकाउंट्स को पेश किया। देखिए, जो राजा के दरबार में हिस्टोरियन है वो डेफिनेट सी बात है राजा के अगेंस्ट नहीं लिखेगा, ये बहुत स्टैब्लिश फैक्ट है। ठीक है, डेफिनेट सी बात है बच्चे, अगर मैं राजा का काम कर रहा हूं तो मैं राजा के अगेंस्ट या विरोध में नहीं लिखूंगा, मैं वही बातें लिखूंगा जो राजा के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, मैं आई कैन नॉट बी इम्पार्शियल देयर, मैं वहां पे इम्पार्शियल नहीं हो सकता, मैं बायस्ड ही रहूंगा, क्योंकि अगर बायस्ड नहीं रहा तो राजा मेरी बैंड बजा देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस हुए हैं, जो राज्य के बाहर के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत किताबें लिखी हैं। तो कभी ना कभी अगर आपको डीप एनालिसिस करना है तो हमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। वी कैन नॉट रिगार्ड जस्ट वन सिंगल बुक एज अ हिस्ट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रोज में है, बहुत सारी बातें ऐसे कॉन्स में, तो कभी ये डिस्कशन और करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। फिर बात आती है भैया जहांगीर की। तो जहांगीर एक हमारे प्रिंस सलीम भाई। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जहांगीर साहब। (1605 से 1627). ठीक है, अब यहां पे जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू किया आपके जहांगीर ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जो मेवाड़ के राजा थे सिसोदिया राजपूत, राजपूत का एक क्लैन था सिसोदिया राजपूत। ठीक है, तो जो मेवाड़ के राजा थे कौन थे भाई, अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया। मुगल सर्विस को एक्सेप्ट करने का मतलब समझिए क्या है। ठीक है,
वतन जागीर होती थी उस टाइम पे राजपूत की। तो बेसिकली यहां पे अपने एरिया के जो रूलर हैं इंडिपेंडेंट, वो राजपूत ही रहने वाले हैं, ठीक है, उसमें मुगल आके रूल नहीं कर रहा है। एक्सेप्टेंस का यहां पे मतलब है कि भाई ठीक है, उन्होंने मान लिया कि आप ओवरऑल पे रूल कर रहे हो, लेकिन हम इंडिपेंडेंट जो है अपना ही रूल करेंगे। तो ऐसे केसेस में एक फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन हो गए एक राजपूत स्टेट और मुगल स्टेट के बीच में, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बच्चे पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में विचार उठता होगा, सर मुगल एक्सेप्टेंस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप जब किसी राज्य के राजा होते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग इंपल्सिव हो सकते हैं। आज कई बार लोग ना डिबेट करते हैं आकर के, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो आप अगर एक देश के राजा के रूप में अपने आप को देखोगे, अगर एक स्टेट के आप रूलर के हिसाब से देखोगे, तो आप पहले वो करोगे जो आपके लोगों के लिए बेटर है ना। अब किसी भी इंसान का डिसीजन क्रिटिसाइज बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने में बहुत सारे फैक्ट्स और एनालिसिस लगते हैं, ठीक है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बहुत बार जब अगर बात आती है ना, तो देखिए अगर आप राजपूत स्टेट्स की बात करें, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो यूनिटी होना चाहिए ना, वो मिसिंग है। मुगल्स के केस में ना एक चीज पॉजिटिव था, उनका वो डेफिनेटली उनके अंदर डिफरेंसेस थे, लेकिन जब स्ट्रगल की बात आती, जब युद्ध की बात आती थी, तो मुगल ग्रुप्स यूनाइट करते थे, वो उनका प्लस पॉइंट है, ठीक है। और फिर अगर आप देख रहे हो कि आपका दुश्मन थोड़ा भारी पड़ रहा है, अगर आप उससे डायरेक्टली युद्ध करने जाते हो, तो आप ना अपने छोड़ो, अपनी जनता की भी सोचो। उस टाइम पे एज अ रूलर अगर मुझे भी सोचना हो, तो शायद मैं इस बात को एनालाइज करूंगा प्रॉपर्ली कि अगर मैं युद्ध करने जा रहा हूं सामने वाली पार्टी से, तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, क्या उसका स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा है। अगर 2% भी ज्यादा है ना, तो मुझे बेटर है कि एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट या पॉलिटिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर लेना चाहिए, या बेहतर है लड़ाई करने से। बिकॉज अगर मैं लड़ाई करूंगा, लड़ाई से डिस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, मेरा इकोनॉमी खराब होगा, लोगों को हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, लोगों को बहुत सारी तकलीफें फेस करनी पड़ेंगी। मेरे पास तो चलो हीरे जवाहरात हैं, और अगर गलती से लड़ते लड़ते मेरी मौत हो गई मैदान में, युद्ध के स्थल में, तो उसके बाद तो वैसे की वैसे मेरा राज्य कैप्चर हो जाएगा। तुम लॉजिक लगाओ ना, लड़ाई करना माइट बी अ वेरी गुड, यू कैन से इल्यूजन, आई विल से इल्यूजन, बट अगर राजा मर गया तो बेटा राज तो एनेक्स हो गया ना, राज तो कैप्चर हो गया। अब तो जो लोग कह सकते थे राजा से अपनी बात, या राजा कुछ कर सकता था, अब तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो आप पॉलिटिकल स्टेचर अगर देखोगे, पॉलिटिकल माइंडसेट देखोगे, तो राजा का डिसीजन बहुत बढ़िया है। एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट करने से राज्य बचाया जा सकता है, रादर देन बैटलफील्ड में कूद करके इंपल्सिव डिसीजन लेने से। जब बैटलफील्ड में आपको लगता है कि आपका आर्मी स्ट्रांग हो गया है ना, जब आपको लगता है कि अभी आप तैयार हो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, आप जाओ। बच्चे, रूल कभी भी राज्य सिर्फ जोश से नहीं किया जाता। एक अच्छा राजा कभी जोशीला नहीं होता, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अ गुड लीडर इज नेवर इंपल्सिव, यू नो, इट्स नेवर इंपल्सिव। एक बेहतर लीडर कभी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता। बेहतर लीडर हमेशा चीजों को एनालाइज करेगा, सिचुएशन को समझेगा और उसके हिसाब से बात करेगा, ठीक है। यही हिस्ट्री सिखाती है बच्चे, यही पॉलिटी सिखाता है। और यहां पे इस तरीके से आप कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। चले, अब क्या हुआ, सिक्स एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के रूप में आप उभरे थे। तो यहां पे जहांगीर का सिखों के अगेंस्ट जो कैंपेन था, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। फिर आसाम का जो अहोम ट्राइब था, दैट वाज आल्सो स्ट्रांग, ठीक है। फिर अहमदनगर। अब जो प्रिंस खुर्रम थे, ठीक है, जिनको बाद में जाकर के शाहजहां कहा गया, प्रिंस खुर्रम, ठीक है, जिनका बाद में क्या नाम पड़ा, एम्परर शाहजहां, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, लास्ट टाइम था जहांगीर का, उसके बाद आप कह सकते हो इनके लास्ट समय में इन्हीं के अगेंस्ट रिवॉल्ट छेड़ दी, ठीक है। अब जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, ठीक है, जो जहांगीर की हमारी बच्चों वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प आउट करने का ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दिस टर्न्ड आउट टू बी अनसक्सेसफुल। एक चीज और है कि नूरजहां का जो इंटरफेरेंस था जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था, ठीक है। और कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, तो आप देखिए जहांगीर ने अकबर के लास्ट दिनों में अकबर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, और खुर्रम ने यानी कि शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि नहीं, अपने आप में कहता ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये बहुत बार एग्जांपल मिलते हैं, तो जो आपने किया वो आपके सामने आया, दैट्स अगेन ओके। चलिए, तो ये तो हो गई बात जहांगीर की। अब बात करते हैं भाई शाहजहां की। तो लेट्स टॉक अबाउट शाहजहां। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आपसे सवाल पूछूंगा मैं टुवर्ड्स द लास्ट, काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, तो उसका आंसर आपको देने का मौका दिया जाएगा पूरी तरीके से। शाहजहां की बात कर लेते हैं फटाफट से, 1627 से 1658। तो बेटा अगर आप शाहजहां के बारे में बात करेंगे, तो जो आपकी मुगल कैंपेन्स थे डेक्कन के अंडर तो कंटिन्यू करते रहे। डेक्कन का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से समझ सकते हैं डेक्कन के रीजन को आप।
पूरा इरेज हो गया भाई। तो बेटा ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ डेक्कन। दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ डेक्कन। अब इस डेक्कन के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। तो ये वाला क्षेत्र आप कह सकते हैं कहलाता है आपका डेक्कन का क्षेत्र। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना लेते हैं यार, आज पता ही नहीं भाई, वैसे तो मैं ड्राइंग तो पता ही है बहुत ज्यादा वाहियात है, बट ये वाला रीजन अच्छा बनता है, कंपैरेटिवली अच्छा बनता है। तो आज चलो ठीक है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द डेक्कन रीजन। सो जो डेक्कन में कैंपेन्स थे भाई वो बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे थे, तो जो अकबर के टाइम चलते आ रहे थे वही आगे फॉरवर्ड हो रहे थे। अब यहाँ पे एक अफगान नोबल थे, अफगान मिनिस्टर थे, खान जहान लोधी, इन्होंने यहाँ पे बच्चों रिवॉल्ट कर दी, लेकिन इनको डिफीट कर दिया गया। अब अगर आप देखो अहमदनगर का जो राज्य था, ठीक है, साथ ही साथ उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन छेड़ दिया, ठीक है। अहमदनगर का जो राज्य था, अहमदनगर एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, सो उसके अगेंस्ट भाई मुगलों ने क्या किया, कैंपेन छोड़ दिया। तो उनको मतलब कैंपेन रिलीज कर दिया, क्या मतलब है कि भाई यहाँ युद्ध करने चले गए, अहमदनगर को हराने के लिए चले गए। तो आप देखेंगे भाई अहमदनगर जो था मुगलों ने यहाँ पे अपने साथ मिला लिया, एनेक्स कर लिया। फिर अगर आप बात करें जो बुंदेल थे, बुंदेल वाले जो राजा थे, बुंदेल राजपूत थे बच्चों, तो उनको भी हरा करके उनका किंगडम छीन लिया था, ठीक है। ओरछा पड़ता है आपका एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर जो बुंदेल डायनेस्टी थी बुंदेल राजपूत की, ठीक है, वो काफी ज्यादा फेमस थी। तो ओरछा को यहाँ पे कैप्चर किया था इन्होंने बुंदेल राजपूत को हरा करके। फिर अगर हम बात करें बच्चे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न में जो कैंपेन थी टू सीज द बाल्क फ्रॉम द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल, है ना, और कंधार जो था यहाँ पे वापस से इन्होंने हार गए। तो कंधार को एनेक्स कर लिया गया था पहले मुगल एम्पायर में, है ना, सफावीद रूलर्स थे उनसे छीन करके। लेकिन लालच में आकर के भैया शाहजहां ने क्या किया, उज़्बेक्स के अगेंस्ट कैंपेन छेड़ रखी थी, ठीक है, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सों में, लेकिन ये वहां पे हार गए। एज अ रिजल्ट जो कंधार था वो इनके हाथों से चला गया सफावीद डायनेस्टी के पास दोबारा से वापस, ठीक है। 1632 में जो अहमदनगर था उसको फाइनली इन्होंने मुगल राज्य में मिला लिया, और जो बीजापुर था, ठीक है, उनके राज्य को इन्होंने पीस ट्रीटी के थ्रू अपने साथ एग्रीमेंट में ले लिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि डेक्कन के अंदर भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेट्स पे मुगलों ने अभी कब्जा जमा लिया था, ठीक है। चलिए अभी अगर आप देखोगे 1657 और 1658 का जो टाइम है यहाँ पे 1657 से 58 का, ठीक है, यहां पे शाहजहां के जो बेटे थे इनके बीच में आपस में ज्यादा क्या होने लगी भैया, गद्दी पे चढ़ने की बीच में लेकर के क्या हो गई भाई, सिंपल सी बात है, दैट इज लड़ाई, ठीक है। शाहजहां के जो बेटे हैं जैसे औरंगजेब है, दारा शिको है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों यहां पे जो मेजर लड़ाई चल रही है दारा शिको और औरंगजेब के बीच में चल रही है। अभी शाहजहां के 3 बेटे हैं, 3 बेटे, ठीक है। सो वहां पे जो मेजर लड़ाई है दैट इज अमंग द दारा शिको एंड औरंगजेब। तो इसमें होता ही है कि औरंगजेब जो है यहाँ पे जीत जाते हैं, औरंगजेब यहाँ पे विक्टोरियस हो जाते हैं, बिकॉज औरंगजेब वॉज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। आप औरंगजेब को देखिएगा तो औरंगजेब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर थे, और औरंगजेब जो है बच्चे यहाँ पे छीन लेते हैं एक तरीके से राज्य को शाहजहां के हाथों से, ठीक है। ऐसा नहीं कि शाहजहां ने बहुत ज्यादा मतलब खुले दिल से राज्य दे दिया, नहीं भाई, औरंगजेब ने छीन लिया था, छीन करके शाहजहां को ही भाई कैद करवा दिया था। दैट वाज फैक्ट, बिकॉज औरंगजेब को लगा कि जो शाहजहां इधर उधर फालतू की चीजें वेस्ट करता है ना, पैसा ताजमहल बनवा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं फॉरेन टाइल्स मंगवा रहा है, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे पैसा वेस्ट कर रहा है, पैसा उड़ा रहा है, सब बेकार चीजें भाई, इसने अपने ही पिताजी को उठा करके कैद में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। तो हालांकि शाहजहां और औरंगजेब की कहानी बच्चों बहुत ही ट्विस्टेड है अपने आप में। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, है ना, लेकिन मजे की बात तो ये कि मुमताज महल वाज नॉट द ओनली वाइफ ऑफ शाहजहां। और उसके बाद भी जब मुमताज महल की डेथ हुई, ठीक है, वाइल गिविंग द बर्थ टू आई थिंक 9th बेबी, राइट, तो उसके बाद जब मुमताज की डेथ हुई तो ऐसा नहीं भाई, अगर लिटरली कहते हैं ना कि यू नो यू रियली लव्ड योर वाइफ, शाहजहां के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, है ना, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो खैर वो तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका समराइजेशन मैं देता हूँ कि शाहजहां जो थे डिप्रेशन में चले गए थे एक तरीके से, ऐसा कहा जाता है। उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इन्होंने दोबारा शादी कर ली, है। तो शाहजहां गॉट erected the entire monument of Taj Mahal for in the loving memory of his wife, that is Mumtaz Mahal. But the irony lies in the statement that in order to come out of her like, death's depression, you can say, he married again. So that is an irony or a mockery of itself. You can like call it anyway. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यार कि मतलब आप दोबारा शादी कर रहे हो, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं चीजों को जस्टिफाई नहीं करती। हालांकि पुराने राजा थे, अलग ही लेवल के शौक थे इनके, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे औरंगजेब की। औरंगजेब माने जाते हैं बहुत ही स्टॉन्च रूलर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब की अगर मैं बात करूं 1658 से लेकर के 1707,
ठीक है, इनके जाने के बाद ना मुगल एम्पायर की हालत बिल्कुल खराब हो गई, मतलब चरमरा सी गए, आप ये समझ लीजिए। मतलब ये लास्ट बड़े रूलर थे आप कह सकते हैं मुगल एम्पायर के। और इनके जाने के बाद, इनके एक्चुअली जिस टाइम पे जा रहे थे ना, उस टाइम पे भारत में यूरोपियन पावर्स का आना भी स्टार्ट हो चुका था। और जो आपके लेटर मुगल्स आए ना, जो बाद में मुगल राजा आए हैं, बेटा कहीं ना कहीं बहुत ढीले टाइप के थे, मतलब उनके अंदर दम ही नहीं था मुगलों वाला। उनका ऐसा था, चल रहा है तो चल रहा है यार, कोई टेंशन नहीं, लड़ाई हो रही होने दो, क्या टेंशन नहीं है, ठीक, कोई टेंशन नहीं, उनको कोई मजा नहीं। उनको निकनेम्स भी ऐसे ऐसे मिले, ठीक है। शाह को मिला था शाह रंगीला, उस आदमी को सिर्फ डांस देखने से और मस्त खाने पीने से के अलावा कोई लाइफ में काम नहीं था। तो इस टाइप के राजा बहुत कॉमन हुए औरंगजेब की डेथ के बारे में, जिसके चलते आप कह सकते हो कि मुगल एम्पायर ऑलरेडी खत्म होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अहोम्स थे, दे वर डिफीटेड इन 1663। तो अहोम जो थे बच्चे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब था, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर क्लास ट्राइब था आपका भारत के नॉर्थ ईस्टर्न खासकर आसाम वाले क्षेत्र में। बट इन्होंने दोबारा से 1680 में रेबल किया, यानी 1680 में रेबल किया मतलब 1680 में रिवोल्ट किया। फिर अगर आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट में जो इन्होंने कैंपेन्स लॉन्च किया, इन्होंने युद्ध लॉन्च किए यूसुफजाई के अगेंस्ट और सिखों के अगेंस्ट, बच्चे वो टेम्परेली सक्सेसफुल थे। यानी कुछ समय के लिए तो इनके पास जो थे वो टेरिटरीज आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही, वो वापस से चली गई। फिर आप बात देखोगे बच्चों, मुगल का जो इंटरवेंशन था इन द सक्सेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत और मारवाड़, दैट लेड टू द रेबेलियन। अभी क्या है, इसके पहले के जितने भी रूलर्स आए, ठीक है, उन्होंने मुगलों के इंटरनल मामलों में कभी दखल अंदाजी नहीं की, जिसके चलते मुगल जितने भी मुगल आए उन्होंने राजपूत रूलर्स के इंटरनल मामलों में कभी भी दखल अंदाजी नहीं की। ठीक है, यानी इंटरनल वो किसको राजा बना रहे हैं, अगला प्रिंस किसको बना रहे हैं, इन सब चीजों में कभी भी फालतू की दखल अंदाजी नहीं की पुराने मुगल रूलर्स ने। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने करना स्टार्ट कर दिया, और औरंगजेब ने करके क्या किया, अपने अगेंस्ट ही दुश्मन खड़ा कर लिया। तो भाई जब आप किसी के फैमिली मैटर्स में जबरदस्ती का इंटरफेरेंस करोगे तो डेफिनेट सी बात है वो रिवॉल्ट करेगा, और यही होता है भाई जो राठौड़ राजपूत से मारवाड़ के, वो इन्होंने सीधा सीधा इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मराठाओं के अगेंस्ट, खासकर शिवाजी के अगेंस्ट जो थे, इन्होंने जितने भी कैंपेन्स रन किए औरंगजेब ने, वो स्टार्टिंग में थोड़े सक्सेसफुल हुए लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को इंसल्ट किया है ना, शिवाजी को बुलाया अपने राज्य में दरबार में और उनको काफी इंसल्ट किया, लेकिन वो शिवाजी थे भाई, हल्का फुल्का कोई इंसान नहीं था, वो शिवाजी थे, है ना। और शिवाजी जाने जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए, और ना ही सिर्फ ब्रेवरी बट अपने इंटेलिजेंस के लिए। तो शिवाजी जो थे बच्चों, यहाँ पे आगरा से आराम से चुपके से निकल गए बढ़िया तरीके से, और जा करके इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर और एक इंडिपेंडेंट किंग जो था यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, राइट। और वापस से मुगलों के अगेंस्ट जो थी इनकी जो कैंपेन्स थी, इनकी जो लड़ाई थी, वो छेड़ दी। तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्ट आता है हिस्ट्री के अंदर कि कहीं अगर मराठास को ओवरऑल इंडिया जितने भी नॉन मुगल रूलर्स थे उनका सपोर्ट मिला होता ना, उन ग्रुप्स का सपोर्ट मिला होता है, तो शायद शिवाजी जो थे हमारे मुगलों को बहुत पहले भगा चुके होते भारत से। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बिकॉज शिवाजी के लीडरशिप के अंदर बच्चों अगर आप देखोगे जो मराठास थे, वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट पावर, मतलब बहुत डोमिनेंट पावर थे। मतलब बहुत सारे ऐसे हिस्से थे मुगल टेरिटरीज के जो मराठास ने छीन लिए थे, और मराठास वर वन फोर्स जो एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को एक नेशन स्टेट, एक यूनाइटेड स्टेट बना सकते थे। ठीक है, मतलब एक यूनाइटेड टेरिटरी बना सकते थे, मराठास हैड दैट कैपेबिलिटीज। ठीक है, लेकिन दिक्कत वही है यार कि एक यूनाइटेड सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो जो इनके प्रिंस अकबर थे, ठीक है, उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेल कर दिया, आंदोलन कर दिया, तो इनको मराठाओं का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। और साथ ही साथ जो डेक्कन में सल्तनत बनी थी, डेक्कन के जो क्षेत्र, जो रीजन थे जिनको मुगलों ने अपने साथ मिला रखा था जबरदस्ती, उन्होंने भी इनको काफी सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि अगेन मैंने कहा ना कि आपसे कि भाई औरंगजेब काफी स्ट्रांग था। ठीक है, सो ही हैड टू फ्ली टू, जो हमारे प्रिंस अकबर थे इनको क्या करना पड़ा, भाग करके ईरान वापस जाना पड़ा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे अकबर ने जब औरंगजेब, ये दूसरे अकबर हैं, वाले अकबर नहीं है जो पहले जा चुके हैं, ठीक है, तो अकबर ने जब रेबेल किया, औरंगजेब के अगेंस्ट, ठीक है, सो अकबर्स रेबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है बच्चों यहाँ पे कि जब अकबर, प्रिंस अकबर जो थे, इन्होंने जब रेबेलियन किया, रेबेलियन मतलब विद्रोह किया, तो रेबेलियन में सपोर्ट किसने किया था इनको सपोर्ट किया था दो लोगों ने। ठीक है, मराठास ने और आपके डेक्कन के सल्तनत्स ने, डेक्कन के जो राज्य हैं, ठीक है, उन्होंने डेक्कन के सल्तनत्स ने, ठीक है,
डेक्कन की सल्तनत ने और मराठास ने इनको क्या किया था भाई, सपोर्ट किया था। तो डेफिनेट सी बात है भाई, डेक्कन के जो सल्तनत के लोग थे यानी रूलर्स थे, सुल्तान थे, वो किसके दुश्मन बन गए, वो दुश्मन बन गए आपके औरंगजेब के। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, उनके अगेंस्ट जो थी अपनी आर्मी भेज दी। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई जो बीजापुर का राज्य था, जो बीजापुर का किंगडम था, उसको औरंगजेब ने अभी अनेक्स कर लिया, उसको औरंगजेब ने छीन लिया 1685 में, और गोलकोंडा को 1687 में। तो भाई इसका रिजल्ट यही हुआ कि भाई डेक्कन सल्तनत वालों ने, डेफिनेट सी बात है, मुगल्स के अगेंस्ट थे, औरंगजेब के सपोर्ट में थे नहीं, तो उन्होंने देखा कि जब कोई विद्रोह किया जा रहा है औरंगजेब के अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा मौका है भैया औरंगजेब की पावर को कम करने का। लेकिन दिक्कत यह हुई कि औरंगजेब ने कहा ना बच्चों, मिलिट्री फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, तो जब औरंगजेब ने इस रेबिलियन को सप्रेस कर दिया, इस विद्रोह को खत्म कर दिया, तो उन्होंने ये देखना स्टार्ट किया कि अभी ये विद्रोह को सपोर्ट करने वाला कौन था। तो उन्होंने देखा कि भाई डेक्कन सुल्तान जो थे, है ना, डेक्कन सल्तनत जो थी उसको सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी आर्मी भेजते हैं, हम करते हैं प्रबंध। ठीक है, तो भैया इन्होंने उसकी आर्मी भेजी। अब अपनी आर्मी भेजी तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बीजापुर का किंगडम है, बीजापुर का राज्य है, उसको और गोलकोंडा का जो किंगडम बचे, इन दोनों को 1686, 85 और 87 में बच्चे एनेक्स कर लिया। ठीक है, अब 1698 से जो औरंगजेब था, उसने खुद पर्सनली जो मिलिट्री कैंपेन्स को मैनेज करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द मराठास। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, तो मराठास की अगर आप बात करेंगे तो मराठास जो थे गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जब आप अपने दुश्मन पे छुप के वार करते हो, राइट, आप छुप करके घेर लेते हो, आप पता ही नहीं चलने देते दुश्मन को अटैक आ कहां से रहा है। तो मराठास आर वेरी वेरी एक्सपर्ट एंड ट्रेन्ड इन दिस। फिर अगर आप देखोगे तो 1698 से अभी क्या हुआ, मराठास के अगेंस्ट इनको सफलता नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, मतलब कोई भी ऐसा मिलिट्री जनरल नहीं है औरंगजेब का जो मराठास को डिफीट करके एक लार्जर पोर्शन उनसे छीन के ला पाए। तो औरंगजेब ने कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं खुद उतरूंगा यहाँ पे युद्ध के अंदर। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो था 1698 ऑनवर्ड्स मराठास के अगेंस्ट जो था बच्चों, यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया में भी एक और विद्रोह झेलना पड़ा। नॉर्थ इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है ना, अभी बच्चे सिख को एक आप कह सकते हैं मिलिट्री फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज खालसा। तो लेकिन यहाँ पे सिख्स जो थे दे वर टर्निंग वेरी स्ट्रांग। खासकर सिखों के अंदर बच्चे, अगर महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह इतने पावरफुल रूलर थे कि इवन ब्रिटिशर्स जो कि टेक्निकली इतने एडवांस हो रखे थे, वो भी पंजाब को कैप्चर नहीं कर पाए थे। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, उसके बाद जाके ब्रिटिश कैप्चर कर पाते हैं पंजाब वाले रीजन को। तो आप सोच सकते हो कि कितने स्ट्रॉन्ग रूलर रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो सिख एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है यहाँ पे, राइट। सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, नॉर्थ ईस्ट के अहोम्स हो गए। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करो डेक्कन में आपके मराठास हो गए, राइट। तो ये इतनी मेजर फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे औरंगजेब को फाइट करनी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो औरंगजेब के बाद, हालांकि औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, 1707 में औरंगजेब डाइड। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है बच्चों, औरंगजेब क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। तो औरंगजेब के डेथ के बाद से, औरंगजेब के जाने के बाद से भाई आप कह सकते हो कि इनके जो बाकी बेटे बेटे थे, रिश्तेदार वगैरह थे, उनमें सब में एकदम लड़ाई छिड़ गई। किस बात की, कि भाई मुगल गद्दी पे बैठेगा कौन। अब मजे की बात तो ये है कि मुगल गद्दी पे बैठने के लिए आपको कुछ हकदार होना पड़ेगा, यानी डेफिनेट सी बात है, रिश्तेदार तो इतनी जल्दी बैठ नहीं सकते, तो आपको क्या होना पड़ेगा, औरंगजेब का बेटा होना पड़ेगा। तो जो औरंगजेब के बेटे थे उन्हीं में आपस में भाई लड़ाई होने लगी। किस वजह से, कि भाई अगले पिताजी के जाने के बाद जो है गद्दी पे बैठे कौन। और ये लड़ाइयां बहुत कॉमन थी, है ना, पापा की डेथ हुई, पापा की डेथ होने के बाद अगर 3-4 भाई आपस में लड़ते थे, भैया गद्दी कौन बैठेगा, और आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं। ये नहीं भाई यूनिटी के साथ आप आग पे चीजों को मैनेज कर लो, आपस में चीजों को डिवाइड कर लो, नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, सबको चाहिए गद्दी। तो इस चक्कर में अपने ही राज्य को बर्बाद कर बैठते थे, और यही होता है भाई लेटर फेज में। ठीक है, तो अगर आप लेटर मुगल्स की बात करोगे तो लेटर मुगल्स की कहानी यही है ना, कि इसके बाद जो है बहादुर शाह 1 बनते हैं आपके, जो नेक्स्ट रूलर हैं औरंगजेब की डेथ के बाद, लेकिन वो इतने वीक हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे जो मंत्री थे, यानी नोबेल ग्रुप था, उसने धीरे धीरे पावर अपने हाथों में लेनी स्टार्ट कर दी थी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब बहुत ही स्टॉन्च मुस्लिम रूलर थे, आप कह सकते हैं। सो औरंगजेब वॉज वेरी स्टॉन्च मुस्लिम रूलर। औरंगजेब एक स्टॉन्च मुस्लिम रूलर थे। रीइंट्रोड्यूस जजिया, है ना। तो जजिया क्या था बच्चे, दैट इज अ रिलीजियस टैक्स पेड बाय
नॉन फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, है ना। तो अगर आप इस्लाम फॉलो नहीं करते और आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है तो उस केस में आप देखो बच्चे आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज जजिया, ठीक है। पुराने जितने भी आपके मुगल रूलर्स थे, खासकर अकबर वगैरह, उन्होंने जजिया हटा दिया था, ठीक है। लेकिन इसने दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। स्टॉन्च मुस्लिम रूलर था पहले, जो मुगल कोर्ट्स के अंदर, बच्चे दरबार के अंदर गाना बजाना हुआ करता था, बहुत सारे पोइट्स आते थे, कहानियां वगैरह पढ़ते थे। तो ये सारा जितना भी सिस्टम है सारा सारा औरंगजेब ने बंद कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो एकदम लोगों की लाइफ से कलर को कलरलेस कर दिया था, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी बाकी मुगल्स आए इसको हम कहते हैं लेटर मुगल फेस, ठीक है। चलिए, हालांकि लेटर मुगल्स और बाद की कहानी हम लोग कवर करेंगे हमारे अगले टॉपिक में। फिलहाल करते हैं आपसे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे और फिर करेंगे टॉपिक को वाइंड अप और फिर करेंगे आपको सायोनारा यानी कि बाय बाय, ठीक है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस, आप क्या बताते हो उस क्वेश्चन के बारे में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Explain the establishment of Mughal Empire by Babur. Next question, dash wrote dash wrote Humayunama. Okay, next question. Battle of Khanwa was fought in dash between dash. Okay, and one more question. Aurangzeb died in dash, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हुए आपके 4 सवाल, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे की जगह आप कह सकते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है। इसको नंबरिंग में दे देता हूं, मैं काम करता हूं, लेट मी गिव इट द नंबर्स सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर करना। क्वेश्चन 1 2 3 4, तो 4 सवाल हैं बच्चा, 4 सवाल आपने करने हैं और इन 4 सवालों के साथ हम लोग खत्म करते हैं हमारा आज का मजेदार वाला धुआंधार वाला सेशन, यानी कि कहानी दैट इज मुगल एम्पायर, ठीक है। सो मुगलों के साथ मुगलई खाते हुए अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप भी जाइए कुछ बढ़िया खाइए, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, करते रहिए पढ़ाई आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के साथ। फिलहाल मुझे तो इजाजत, मैं चलता हूं, मिलूंगा अगली बार मुगलई के साथ। बाय बाय।